ओके, जो फर्स्ट थिंग इज मल्टीपल सबमिशन, ठीक है। तो मल्टीपल सबमिशंस आर अनएथिकल, नॉट ऑथराइज्ड। रिडंडेंट पब्लिकेशंस, ये सेकंड चीज है जो कि पता होनी चाहिए हमें, और वो क्या है कि एक जगह पे आपका काम एक्सेप्ट होके पब्लिश हो गया, और अगेन आपने किसी और जगह पे वही काम, सिमिलर काम सबमिट कराया और वहां भी एक्सेप्ट करके पब्लिश कर लिया। इसको हम कहते हैं रिडंडेंट पब्लिकेशंस। सेम पेपर विद ऑलमोस्ट 70% सेम। इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो है 30-70 का। जब भी नई सबमिशन होनी चाहिए वो 70% डिफरेंट होनी चाहिए। 70% कंटेंट, टाइटल शुड बी डिफरेंट। वो पहले वाला चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे कम के अंदर सिमिलर कंटेंट कहीं पे 50-50% भी सेम है और सबमिट कर रहे हैं तो वो भी रिडंडेंट पब्लिकेशन काउंट होगा या कहलाएगा। तो मल्टीपल सबमिशन जो है वो एक्सेप्टेंस से पहले की स्टेज है कि आपने सिर्फ सबमिट किया, अभी एक्सेप्टेंस कहीं से आई नहीं आई। हो सकता है कि आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि एक जगह सबमिट, आपने दो जगह सबमिट हो गया है, एक जगह से एक्सेप्टेंस आ जाती है, दूसरी जगह से आप रिट्रीव कर लें, एक बंदा यहाँ रुक जाता है। दूसरा बंदा जो उससे एक स्टेज आगे जाएगा वो ये करेगा कि दोनों जगहों पे एक्सेप्ट हो जाता है, दोनों जगहों पर पब्लिश कर लेगा। तो मल्टीपल सबमिशन पहली स्टेज है कि मल्टीपल ही सबमिट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद मल्टीपल एक्सेप्टेंस एंड मल्टीपल पब्लिकेशन इज इवन हायर क्राइम, कि आपने पेपर दो जगहों पे, तीन जगहों पे सबमिट भी किया हुआ था और पब्लिश भी करा लिया। तो ये दिस इज अगेन एन अनएथिकल थिंग व्हिच शुड नॉट बी डन। अच्छा जी, तीसरी चीज पे आते हैं हम। पहली बात तो ये कि जो चीटिंग की टाइप्स हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो दिस कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीटिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फोकस आजकल है वो प्लेजरिज्म के ऊपर है। तो मैं एम कमिंग ऑन टू द प्लेजरिज्म। अगर मैं आपसे सिंपल एक जनरल क्वेश्चन करूं, एक जस्ट अ गेस वर्क, के हाउ मेनी पीपल you perceive या foresee which will cheat on MS programs, MS thesis around the globe? तो अगर मैं आपको चॉइस दूं तो which choice you will select? जी, मैक्सिमम जी, उमर साहब जी, मैक्सिमम 18% है भारत। स्लाइड चूंकि शेयर हुई थी, उमर फारूक साहब ने देखी होगी। तो एग्रीड एग्रीड, चले बस। ओके, चीटिंग स्टैटिस्टिक्स में इसके अलावा अगर हम डाटा देखते हैं तो डिप्लोमास के अंदर 15%, सर्टिफिकेट्स के अंदर 60% तक चीटिंग की स्टैटिस्टिक्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, लेकिन होता क्या है? पहली बात है कि सबसे कॉमन चीट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म है क्या? वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी शुड नो हाउ टू एड्रेस इट। कैसे हम अपनी प्लेजरिज्म को खत्म कर सकते हैं या उसे क्या करना चाहिए। ये जो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स है मैंने इस कंसर्न रेफरेंस से कलेक्ट की हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इट इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग इवन विद करेक्ट साइटेशन। पैराफ्रेजिंग से मुराद क्या है कि आपने अपने अल्फाज में लिख दिया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और साइटेशन भी दे दी है, रेफरेंस भी दे दिया। एक तो नहीं कि आपने रेफरेंस ही ना दिया और फिर अपना। बट इवन विद द करेक्ट साइटेशन अगर आपने पैराफ्रेजिंग करने के बाद दिया है तो वो भी गलत है। दिस इज द डेफिनेशन। It is appropriation of another person's ideas, process, results, words without giving appropriate credit, including those obtained through confidential review of others' research proposals and manuscripts। जो हमने बात की थी कि रिव्यूअर्स के पास जो चीजें आती हैं वो भी ये काम करते हैं, उसमें भी ये प्लेजरिज्म ही काउंट होता है। दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। लाइक अभी एक पैराग्राफ है, आपने किसी रिसर्च पेपर से ये पैराग्राफ पढ़ा और आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाह रहे हैं।
सही है। तो एक महर हयात, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इसको ऐसे पैराफ्रेज किया, मेन ये था, इस तरह पैराफ्रेज कर दिया। ये आपका मेन पैराग्राफ है जो कहीं से लिया गया है, कहीं पे पढ़ा गया है, पैराफ्रेज ऐसे हुआ है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। अच्छा, काशिफ रब्बानी है, उन्होंने कहा जी ओके मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, उन्होंने भी यही सेम चीज पढ़ी बट उन्होंने कुछ और चेंजेस कर दी, इससे चीजें चेंज हो गई हैं। अभी जो कलर्ड चीजें हैं ये वो नई चीजें हैं जो कि एक्चुअल या जो मेन डॉक्यूमेंट का जो पैराग्राफ था उसमें ऐड की गई। अगेन दिस इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेजरिज्म, दिस इज प्लेजराइज्ड कंटेंट। क्योंकि इसमें क्या, इसमें एक चीज तो ये है कि आपने पैराफ्रेजिंग ठीक नहीं की, फिर जब ये लिख दिया और आपने रेफरेंस नहीं दिया तो इससे ये लग रहा है कि ये सारा आपका है, जबकि ये सारा आपका नहीं है। इवन अगर इसका आपने रेफरेंस भी दिया होता तब भी ये ठीक नहीं था, क्योंकि अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग। आगे आते हैं, अजमल साहब ने थोड़ी और मेहनत की, इन्होंने कुछ और चीजें चेंज कर, बट स्टिल इट इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग विदाउट रेफरेंस। खुद लिखा है, चीजें चेंज की हैं बट ये अभी भी ठीक नहीं है, ये प्लेजराइज्ड कंटेंट काउंट होगा। दिस इज द पॉसिबल, वन पॉसिबल सोल्यूशन के एटलीस्ट 70% कंटेंट जो है वो उस पैराग्राफ का चेंज हो गया है, रेफरेंस भी आ गया है। अब ये एक्सेप्टेबल कंटेंट है, ये प्लेजराइज्ड काउंट नहीं होगा। क्या समझ आई बात की? स्टार्ट हम यहां से हुए थे, ये मेन पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को किसी ने पढ़ा, सही तरीका ये है कि उसने उसको अपने अल्फाज में लिखा है और फिर साइट भी किया है कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। अगर से ये ना होता, रेफरेंस 12 ना लिखा जाता और तब ये पैराफ्रेज करके इस तरह से मेंशन कर दिया जाता, तब भी ये ठीक नहीं था, तब ये प्लेजराइज कंटेंट काउंट होता, क्योंकि राइटर ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है। जब उसने रेफरेंस नहीं दिया तो उसका यही कहना चाह रहा है ना कि मेरा है, लेकिन उसका तो नहीं है, ये मेन सेंट्रल आइडिया तो किसी और ने दिया हुआ है। तो आप उसके सेंट्रल आइडिया को अपने अल्फाज में लिख के विदाउट रेफरेंस अगर देते हैं तो प्लेजराइज्ड है। सो दो चीजें हैं, पैराफ्रेज भी होना है, रेफरेंस भी देना है, तब ये ठीक होगा। अच्छा, होता क्या आपसे, आप समझते हैं कि जी मैंने सारा का सारा जो है किसी का कॉपी करना है, देन देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, यू डू इट इन दी इन्वर्टेड कॉमास। आप उसको कहते हैं जी कि ये मेरा बिल्कुल नहीं है, जब ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा कंटेंट कॉपीड है, इस सोर्स से लिया गया है। दिस इज एक्सेप्टेबल if you are saying it, it is acceptable, but if you are not saying this और से आपने ये चीज और ये चीज नहीं लिखी, एज इट इज चीजें कट पेस्ट कर दी, रेफरेंस दे दिया, प्लेजराइज्ड। आपने इसको पैराफ्रेज कर लिया, रेफरेंस नहीं दिया, प्लेजराइज्ड। आपने पैराफ्रेज किया और रेफरेंस दिया, देन फाइन। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि ये किस तरीके से आपने इसको देखना है। एक और तरीका, आप शुरू में भी ऑथर्स का नाम देके इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। अगर ये सारा का सारा कट पेस्ट कर रहे हैं आप तो ये दिस इज द राइट वे। अच्छा जी, ये हो गया प्लेजरिज्म की इससे रिलेटेड चीज। अच्छा, प्लेजरिज्म में एक जो चीज अभी हमारी अपनी जो रूलिंग्स हैं एचईसी की, एचईसी ये कहती है जी कि 19% प्लेजराइज्ड कंटेंट एक्सेप्टेबल होता है, 19%। टर्निट इन जो है वो इस वक्त इसका अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है दुनिया में, और उसमें आपकी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी चेक करती है, अगर आप 19% टोटल कंटेंट है आपका तो इट्स फाइन। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ अभी, उसमें 19% टोटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज होना चाहिए, सिंगल सोर्स में 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो ओवरऑल 19%, सिंगल सोर्स 3%, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आजकल जो टर्निट इन है वो आपका एआई कंटेंट भी बताता है, एआई कंटेंट भी बताता है। तो एआई कंटेंट पे एचईसी की अगेन पॉलिसी आ गई है, आपका एआई कंटेंट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एआई कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%।
राइट। सो मैं अब आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ फॉर दी प्लेजरिज्म रिपोर्ट्स, जिसमें एआई कंटेंट भी होगा और दूसरा भी होगा फॉर एवरीबॉडी। लेट मी जस्ट, सॉरी। अच्छा जी, लेट मी, let me share the page। अच्छा जी, देखिए अब ये टर्निट इनका फ्रंट पेज है। आई होप विजिबल है आपको। अब इसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, लेट मी ओपन दिस, देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी सबमिटेड एंड आई विल ओपन आइदर ऑफ देम टू शो यू के इसके अंदर किस तरीके से चीजें जो है वो डिपेक्ट हुई हुई है। अब देखिए ये इसमें अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट जिसने सबमिट किया है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिमिलैरिटी इंडेक्स दिया हुआ है। सिमिलैरिटी इंडेक्स दिया हुआ है। जरा कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, चलेगा। तो इसमें से किसी एक को खोल लेते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट है इनफैक्ट, ठीक है। ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि एज पर दी टर्निटिन इनके तीन कलर है, राधा चार कलर है। एक ग्रीन कलर में है, एक उसके बाद येलो कलर आ जाता है, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर आ जाता है और एक फिर रेड कलर आ जाता है। तो वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई अपनी 25% तक ग्रीन है, 50% तक येलो है, 75% तक जो है वो ऑरेंज है, और उसके बाद अगर किसी का उससे ऊपर सिमिलरिटी इंडेक्स है तो वो रेड कलर के साथ इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन एचईसी इसको 19% को ग्रीन काउंट करती है, 19% को। तो अब मैं इसमें से किसी एक को खोल लेता हूँ। लेट्स ओपन मे बी दिस वन। ओके जी, अब ये रिपोर्ट खुल गई है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सबमिट हुई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखो तो कलर के साथ इंडिकेट हुआ हुआ है कि ये किस से कॉपी हो रहा है, राइट। यहाँ पे नंबर 8 है, जो भी है वो 8 में आपको दिखाता हूँ, जिससे ये इसका टाइटल मैच कर रहा है। फिर सर आगे कुछ चीजें, प्रिंसिपल नहीं। मुनीब साहब कुछ कह रहे हैं आप? सर पेज विजिबल नहीं है सर। पेज विजिबल नहीं है, ओके लेट मी शो नहीं शो। हो रहा। मैं इसको आप दोबारा शेयर करता हूँ। थिंक इट इज ओके, ये आ गया जी। अभी विजिबल हो गया जी। यस सर। जी सर, यस सर। अच्छा देखिए, अब इसको मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा इस पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप देखें ये पूरा, यहाँ पे इसके राइट साइड पे कुछ मेन्यूज है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इससे गर्ज है, यहाँ पे ये 16% का एक नंबर लिखा हुआ है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि किस नंबर की डॉक्यूमेंट से कितनी क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं। तो देखिए नंबर 1 जहां भी आएगा उससे 2% चीजें मैच कर रही हैं। इस तरह नंबर 2 से 1%, और अल्टीमेटली ये नीचे तक चल रही है डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको कर देता हूँ दोबारा बंद यहाँ से, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और लेट्स सी, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी ये नंबर 8 से मैच कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये नंबर 1 को खोल भी देगा। अभी थोड़ा सा चूंकि ये हुआ हुआ है, बट इट ओपन्स इट अप एज वेल। बट अभी चले हम इसको, इस पे नहीं जाते इतनी डिटेल के अंदर। ये आप
बारन को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर जगह पे लाइनों के साथ, कलर कोडिंग के साथ जिस जिससे मैच कर रहा है वो चीज लिखी हुई है। कोई कंटेंट कहाँ कहाँ से आपने किस इस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, दैट इज बीन शोन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ जाके इसमें कुछ थोड़े से एक और काम करूँ कि मैं इस जगह पे जाके जो एक फिल्टर वाली ऑप्शन है इसमें ये एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है हमने, इसको भी मैं अनक्लिक कर लूँ अगर, और चेंजेस को अप्लाई करूँ, तो ये 27% पे आ गया। बिब्लियोग्राफी क्या चीज होती है? बिब्लियोग्राफी वो एंड वाले रेफरेंसेज हैं। क्या करते हैं लोग, उसको भी कट पेस्ट किया होता है लोगों ने। ये रेफरेंस भी कट पेस्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं अभी। ये 11 रेफरेंस इसने दिया हुआ है एज इट इज, इसने किसी नंबर 1 से उठाया हुआ है। तो जब भी आप खुद रेफरेंस देंगे ना, ये किसी से कॉपी शो नहीं होगी। समझ गए बात? अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखें, ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं पैटर्न मैचिंग के ऊपर। पैटर्न मैचिंग क्या होती है कि अगर एक किसी और ऑथर ने लूसियन वोकन नाम लिखा है तो वो उसी ने लिखा होगा। अगर आप इस रेफरेंस को देते तो आप लूसियन वोकन, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप ये लिखते हैं, आप इसको हो सकता है एल वोकन लिखते या मॉकन एल लिखते। अब अगर आपने यही सेम पैटर्न, ये डॉट जिसने डाला हुआ है इस वन ने, आपने भी डाल दिया, अगर बड़ा रेयर है कि आप भी डॉट डाल दें, किसी और ने भी डाला हुआ है, तो वो फ्लो को चेक करता हुआ जब सिस्टम ये सॉफ्टवेयर देखता है तो उसको नजर आता है कि बिल्कुल यही पैटर्न पे मिस्टर नंबर 1 ने भी किया हुआ था। तो इट मींस दिस गाय हैज कट पेस्टेड इट फ्रॉम। अब अगर आपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है, इसको खत्म करना है, तो उसका तरीका क्या है? पैटर्न को ब्रेक करें। पैटर्न को ब्रेक करने का क्या तरीका है? ये नाम सेकंड फर्स्ट करें, इस डॉट की जगह कॉमा डाल दें, इस टाइटल को, तो टाइटल तो चेंज नहीं होगा लेकिन ये फर्स्ट जो है जो कैपिटल हुए हुए इनको आप सारों को स्मॉल कर दें फॉर एग्जांपल। सिमिलरली और चेंजेस जहां जहां पे अवेलेबल फ्रॉम, ये जो डाटा है, अगेन दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम दैट ऑथर व्हिच हु हैज शोन इट लाइक दिस। पॉइंट सिर्फ ये है सर, जो आपको याद रखना चाहिए कि जी ये एक पैटर्न को मैच करता है। रिपोर्ट आपके पास आ गई है, अब अगर रिपोर्ट को ठीक करना है तो आपने पैटर्न ब्रेक करना है। अगर आप पैटर्न ब्रेक करेंगे, उसने एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखें, उसने फर्स्ट पर्सन में लिखा है, आप थर्ड पर्सन में लिखें, तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। जब पैटर्न ब्रेक होगा तो सेकंड रिपोर्ट आपकी ठीक आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? हाउएवर दिस इज अ कंप्लीट रिपोर्ट। जी कोई क्वेश्चन कर रहा है? ऐसा आपको सवाल कर रही है, बताएं। सर 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 जैसे जो दो बिब्लियोग्राफी वाले रेफरेंसेस के फॉर्मेट फॉलो होता है सर, एक ऑथर डेट वाला और एक सर नंबरिंग वाला। सर उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ होता है, जैसे कि पहले आपने ऑथर नेम आएगा, उसके बाद पब्लिकेशन ईयर आएगा। तो सर वो तो एक ही फॉर्मेट सबने फॉलो करना होता है। तो मैडम सर इसमें से वो ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता है। ये आपसे मैंडले को इस्तेमाल कर रही हैं, दुनिया का हर ऑथर मैंडले को यूज नहीं कर रहा। समझ नहीं बात? तो जब मैनुअल डाटा वो इंसर्ट करता है तो वो उसने एक खास पैटर्न पे इंसर्ट किया है जो कि उसके दिमाग की थिंकिंग है। अगर आपसे उसके पेपर से कट पेस्ट करके अपने पेपर में लेकर आ रही हैं तो आप उसके पैटर्न को मैच कर रही हैं। तो ये एक अगेन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये। अब इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे आपको उसने एक आइकन दिया हुआ है, क्योंकि इंटेलिजेंस इसमें आनी है इंसानों के पास से। तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि बिब्लियोग्राफी को चेक करती हैं, और अगर उन्हें लगता है यार कि ये तो मेंडले का ही, इसने मेंडले से ही चीजें ली हुई हैं, तो वो इसको ऑफ कर देती, राइट। लेकिन यहाँ नजर आ रहा है कि ये मेंडले से नहीं लिया हुआ। दिस बिब्लियोग्राफी हैज बीन कट पेस्टेड, बिकॉज इसमें देखें पैटर्न सेम है ही नहीं। इवन विद इन रेफरेंसेस पैटर्न सेम नहीं है। कम अज कम मेंडले से लिया होता तो सेम पैटर्न तो फॉलो करता ना ये। तो देखिए थोड़ी इंटेलिजेंस अपनी भी इस्तेमाल करें। दिस इज फॉर चेकिंग परस्पेक्टिव एंड एनीबडी एनी। पॉइंट क्या है कि हर चीज नजर आ जाती है, आपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अगर ओवर स्मार्ट बनेंगे तो पकड़े जाएंगे। खुद किया है तो नोबडी विल बी चेक। ऐसा आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने मेंडले यूज किया है और एक प्रॉपर सोर्स यूज किया है तो नोबडी विल से यू एनीथिंग। दिस इज फॉर दी थीफ, कि जी अगर आप राइट सर। नेगेटिव तरीके से चल रहे हैं तो वो चेक हो जाएगी। अगर आप रेगुलर तरीके से चल रहे हैं तो ठीक है। एवरीबडी नोज चेक मैंने करनी है, आई सी इट, आई से यार कि इसने मेंडले से किया हुआ है, ये कट पेस्टिंग नहीं है। मेरी बात समझ आ गई जी सबको?
तो दिस वाज फ्रॉम दैट। अच्छा, अब इसमें देखिए ये तो हो गई इसकी रेगुलर रिपोर्ट। रेगुलर रिपोर्ट मैंने अब यहाँ से जनरेट करनी है, मैं इधर क्लिक करूंगा, डाउनलोड करने का कहूंगा जी, करंट व्यू डाउनलोड करना है, ये मुझे इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर देगा। अच्छा, अब अगर आप इधर राइट साइड पे देखते हैं तो एक एआई कंटेंट का एक आपको कॉलम नजर आ रहा होगा राइट कॉर्नर पे। इस डॉक्यूमेंट में 48% एआई कंटेंट भी है। इट मींस दिस गाय हैज यूज्ड चैट जीपीटी, कोपायलट, llama, एनीथिंग विच इज पॉसिबल। खैर ये मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ और मैं एआई वाली रिपोर्ट को खोल लेता हूँ। अब ये एआई वाली रिपोर्ट को खोल रहा है। एआई रिपोर्ट सेपरेट खोली जा सकती है और एआई की मैंने लिमिट आपको क्या बताई है, 5%। एआई के अंदर दो ब्रेकडाउन, दो कैटेगरीज होती हैं। अब देखें ये यहाँ पे बता रहा है जी कि इसके अंदर 48% डिटेक्टेड एज एआई, और 48 का 48% जो है वो एआई जनरेटेड है, यानी डायरेक्टली जनरेट किया गया है। और उसने वो पूरी डॉक्यूमेंट में वो लोकेशंस भी इंडिकेट कर दिए ब्लू कलर के साथ। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को, ये विजिबल है जी सबको ऑनलाइन? नहीं होगी। यस सर। No, Yes, sir. sir. Yes. So references are visible. References shown. अच्छा, नहीं मैं आपको अभी दूसरी डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि एआई का ओपन नहीं है सर। इधर क्या है, शेयर दी एआई रिपोर्ट दिखा देखिएगा जरा। अभी ये विजिबल हो गया जी? जी सर, अभी Yes, sir. विजिबल है। जी सर। अच्छा देखिए, अभी ये बेसिकली हमें दिखा रहा है कि इस वक्त इसी डॉक्यूमेंट का एआई कंटेंट जो है वो कितना है। तो इट इज 48% एंड ऑल ऑफ 48% हैज बीन जनरेटेड यूजिंग एआई टूल्स। इसमें इसका सेकंड पार्ट भी होता है कि ऐसा कंटेंट भी ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाती है जो कि आपने जनरेट किया एआई से और फिर उसको चेंज भी किया यूजिंग एआई टूल। लोग ये भी कभी स्मार्ट प्ले करते हैं ना कि डबल ट्रिपल गुजारते हैं, ये वो भी पकड़ लेता है। वो भी पकड़ लेता है कि आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल कैच यू फ्रॉम दैट एज वेल कि यू हैव ट्राइड टू रोल इट ओवर। सो एक तो इसने तो खैर वो मेहनत नहीं की, इस बंदे ने वो मेहनत नहीं की, इसलिए इसकी सेकंड पार्ट शो नहीं हो रहा। इसने सारा का सारा जो जनरेट किया वो एआई कंटेंट। अब मैं उसको देख लेता हूँ वो कहाँ जनरेट किया। देखिए मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, ये सारा कंटेंट एआई जनरेटेड, ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे शो हो रहा है ये सब एआई कंटेंट, एआई कंटेंट। सो एआई कंटेंट जो है वो विजिबल है। सो पॉइंट क्या है, अगर आप स्मार्ट हैं तो चेक करने वाले आपसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि हार्डवर्क से या तरीके से काम करें सोच समझ के, और डो नॉट गेट कैरिड अवे बाय दी आसानियां अवेलेबल टू यू। ठीक है, मैंने आपको बहुत दफा रिक्वेस्ट की है कि यूज करें, बिल्कुल इट इज ऑलवेज वेलकम टू यूज दीज टूल्स टू गेट इंफॉर्मेशन, बट उसके बाद उसको टेक ओवर करें, उसको ऊपर ना छोड़ दें। डो नॉट अलाउ द टूल टू टेक यू ओवर, यू हैव टू टेक इट ओवर। सो ये एआई कंटेंट जो है वो डिटेक्ट होता है। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ आपको जो एक बताई थी चीज कि इसके अंदर दूसरा कंटेंट भी शो होता है। लेट मी सी इफ द अदर रिपोर्ट हैज गॉट दिस। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट भेजी हुई थी, हम उसको चेक कर लेते हैं, अभी पता भी चल जाएगा कितने पानी में हो। कौन है जी आप में से वॉलंटियर जिसकी डॉक्यूमेंट को, जिसने मुझे इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू भेजा है, मैं उसको चेक करना चाहूंगा, पता चले कि उसने खुद लिखा है कि नहीं लिखा। आपको सवाल कर रहे हैं मैं, ये देखें अभी इसमें ये सेकंड रिपोर्ट है। अगेन ये भी विजिबल ऑनलाइन है जी, विजिबल आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। जी सर। सर्चिंग हो रही है। सेकंड रिपोर्ट Yes, विजिबल? sir. जी सर।
हाँ जी, देखिए अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो है ना वो दोनों चीजें स्पेसिफिकली जी, इस डॉक्यूमेंट में इट्स 0%, एआई जनरेटेड कंटेंट भी नहीं है। और देखिए सेकंड उसने अलग कलर कोड के साथ लिखा हुआ है कि एआई जनरेटेड टेक्स्ट दैट वाज एआई पैराफ्रेज्ड, likely AI generated text that was likely revised using an AI paraphrase tool or word spinner, उसको कहते हैं वर्ड स्पिनर, क्या आप घुमाएं फिराएं उसको, ठीक है, तो वो भी चेक हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट में दोनों जीरो हैं, तो सेकंड सबमिशन है। इसमें प्योरली सिर्फ रेगुलर प्लेजरिज्म है 22%, बट एआई कंटेंट इसमें नहीं है। ठीक है जी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट सेपरेट जनरेट होती है, वो रिपोर्ट सेपरेट जनरेट होती है। आई होप दिस हैज क्लैरिफाइड ऑल दी थिंग्स, एनी डाउट्स जो के थे। मैंने अभी आपको सिर्फ ये कहा कि वो जो एक रिपोर्ट जनरेट हुई है मैं उसको खोल के दिखा दूं आपको, ये रिपोर्ट होती कैसी है। अब ये रिपोर्ट बेसिकली जो आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है, इसके अंदर कलर कोड के साथ हर चीज बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। लेट मी शेयर इट विद दी स्टूडेंट्स देयर एज वेल। सो अब देखिए ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट कलर कोडिंग के साथ बता रही है। इसको ठीक करना हो तो क्या तरीका है, पैटर्न को ब्रेक करें, इसको देखते जाएं डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने पैटर्न को ब्रेक करें। सही है, तो आप पैटर्न जब ब्रेक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट सेकंड रिव्यू में ठीक हो जानी चाहिए। अब ये मैं इसमें एंड तक चला जाऊंगा, चूंकि मैंने इसमें बिब्लियोग्राफी को ऐड किया हुआ था, तो वहां भी वो मुझे शो कर रहा है कि कौन सा रेफरेंस मैंने कहाँ से कट पेस्ट किया हुआ है, या इस बंदे ने कट पेस्ट किया हुआ है, नजर आ रहा है उसके अंदर। और मैं रिपीट करूंगा कि जी ये पैटर्न चूंकि कहीं और इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने लाजमी है कि ये कट पेस्ट हो, क्योंकि आपस में भी चीज मैच नहीं हो रही। भाई आप दो जनरल पेपर्स रेफर कर रहे हैं, अगर आपने मेंडले यूज किया तो एक तरीके से तो होना चाहिए ना दोनों को, वो भी आपस में मैच ना कर रहे हो तो क्या मतलब है कि पहला पेपर कहीं और से कट किया था, दूसरे कहीं और से कट किया था, सीधी सी बात। तो ये यहाँ पे देखिए इसकी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आ रही है, कह रहा है 27% ये मैच कर रहा है, उसमें 23% इंटरनेट सोर्सेज के साथ मैच करता है, 23% पब्लिकेशन के साथ मैच करता है, 9% स्टूडेंट पेपर्स के साथ मैच करता है, और सिंगल सोर्स देखें इस वेब पेज से 3% मैच कर रहा है, एक और वेब पेज से 2% है। और ये पूरी रिपोर्ट नीचे तक जिस चीज से जहां जहां पे मैच हो रहा है वो उसने कलर कोड के साथ आपको बता दिया है, और वो मेन डॉक्यूमेंट में वो कलर जो है वो आपको नजर आएंगे। सो यहाँ मैंने आपको बताया कि अलाउ कितना है, एक मिनट सुंदस कितना अलाउड है, अलाउड कितना है, एचईसी कितना अलाउ करती है, और साथ और कुछ एक चीज और बताइए, एआई कंटेंट कितना होता है 5%, एक चीज और बताइए इसमें, ये सोर्सेज है ना सारी, इनके बारे में कोई बात की थी, कितना परसेंट अलाउड है इधर, अजमल, ये 3% नहीं होता, ये 3%। सो यहाँ पे नंबर होना चाहिए 19 या लो, और इधर जो है वो 3 से ऊपर का नंबर नहीं होना चाहिए, तब आपकी रिपोर्ट जो है वो ग्रीन है, अदरवाइज यू हैव टू रिवाइज योर डॉक्यूमेंट। समझ गए, सारे समझ गए, क्लैरिटी आ गई है। एआई कंटेंट 5% से ऊपर मींस नॉट अलाउड, फेल, एफ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फिनोमेना है, ये हमेशा इसको क्लैरिटी से आपको समझ आ जानी चाहिए, और इसमें कोई हैंकी पैंकी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें सिर्फ लास्ट अनएथिकल चीज कुछ दो एक चीजें और बताऊंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, वी मूव ऑन टू योर प्रेजेंटेशंस। एक छोटी सी ब्रेक कर लेंगे हम ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं। मैं अब आपसे सिर्फ यहाँ पे, आई होप ये विजिबल है सबको, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी विजिबल है। यस सर। यस सर, विजिबल है। अनएथिकल में हमने मल्टीपल सबमिशन की बात कर ली, हमने रिडंडेंट पब्लिकेशंस की बात कर ली, हमने प्लेजरिज्म की बात कर ली। अब एक चीज है कि इसको हम कहते हैं डाटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। वो कहते हैं ना कि जी द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल फॉल्सहुड इज अ स्लाइटली डिस्टॉर्टेड ट्रुथ। क्या मतलब है इसका, आप आधा सच बोले, ठीक है, यानी उसमें वो झूठ भी ना हो सच भी ना हो, तो ये या तो बंदा झूठा हो ना,
तो अगले को पता होता है यार कि ये झूठा या झूठी है, वो चीज ठीक होती है। सबसे ज्यादा बंदा खतरनाक कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं मुनाफिक। ये वो होता है जो मुनाफिक करता है कि जी ना वो सच बोलता है ना वो झूठ बोलता है, वो बीच की चीजें इख्तियार करता है। कभी वो सच बोल देगा, कभी वो झूठ बोल देगा, कभी आधा सच बोलेगा, थोड़ी बात सच होगी थोड़ी बात झूठ होगी। इसको हम कहते हैं मुनाफिकत, सादे लफ्जों में। सो मुनाफिकत जो है वो सबसे खतरनाक चीज है दुनिया की। और ये हमारे दीन भी कहता है, अल्लाह के रसूल भी कहते हैं, कुरान पाक भी कहता है। हर बंदे की माफी है, मुनाफिक की माफी नहीं है। ये भी हमें पता चलता है हदीसों से और कुरान पाक से। सो अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो 70% डाटा ठीक कलेक्ट हुआ, 30% डाटा में गड़बड़ करके अपने लिहाज से रिजल्ट को चेंज कर ले। भाई शॉर्ट फॉर्म है ना, मैंने 2 की जगह 4 लिख लिया अपने अपने क्लेम को वेरीफाई करने के लिए। सो ये अगेन शायद दुनिया में बच जाए, अब आखिरत में नहीं बचेंगे। तो और अगर दुनिया में भी चेक हो गए तो देयर इज नो वे बैक। पॉइंट क्या है कि जी नेवर फॉल्सिफाई एनीथिंग। अगर आपकी चीजें ठीक नहीं आ रही है कोई बात नहीं, ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर मेथोडोलॉजी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वर्क। आए बजाय इसके कि शॉर्टकट इख्तियार करें और आइंदा के लिए अपने रास्ते को खराब करते जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुराई जो है वो पकड़ी जाती है। और जब बुराई, छोटी बुराई को आप कैच कर लेंगे तो बड़ी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। अगर बड़ी बुराई की तरफ जाएंगे और वहां जाके कैच होंगे तो बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती होने का खदशा है। तो इसलिए अपने ऊपर चेक रखें जिंदगी में हमेशा। पहली गलती को ठीक कर लेना मुनासिब है, बजाय ये कि आसानी का रास्ता अख्तियार करे बंदा और आगे निकल जाए। तो दिस इज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। नेवर फैब्रिकेट द डाटा, नेवर फॉल्सिफाई योर क्लेम्स। और इसके अलावा अनएथिकल रिसर्च ये भी होती है कि आप लोगों को मारना शुरू कर दें, जानवरों को मारना शुरू कर दें। तो एज पर दी डिक्लेरेशन ऑफ 1975, जो कि 2000 के अंदर रिवाइज हुई है, देयर इज नो सच रिसर्च अलाउड विच ट्राई टू डू एनी डैमेज टू द लिविंग बीइंग्स। इट्स नॉट अलाउड। सो दैट इज ऑल्सो अनएथिकल इस परस्पेक्टिव से। इसके बाद जो एक लास्ट चीज है वो ये है कि बाज़ औक़ात आपने काम किया और आपने उसमें अपने दोस्त का नाम डाल दिया, दोस्त ने काम किया उसने आपका नाम डाल दिया। ऐसे लोग रिसर्च पेपर्स में करते हैं आजकल। तो ये जो इम्प्रॉपर ऑथर कंट्रीब्यूशन है विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन इज अगेन अनएथिकल। सो बी वेरी जेन्युइन। आपके सुपरवाइजर ने आपके साथ काम किया है, ठीक है, कोई और ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप इंक्लूड करें। बिला वजह के लोगों को अपने काम में आपने एक्नॉलेज नहीं करना, अनएथिकल है। एंड एट लास्ट रेफरेंस एवरीथिंग। हम बार बार बात करते रहे कि जी whenever we are there in the formal writing process we give facts and figures with references। और अभी मैंने आपको उस पर एक सेकंड ओपिनियन भी दिया कि आप पैराफ्रेज करेंगे फिर भी रेफरेंस देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये चीज अलाउड नहीं है। अच्छा ओके, सो अभी दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आगे हम इस पे नहीं जाते। बस कोई क्वेश्चन आपका अब है इसके बाद इन चीज़ों में से किसी पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल हैव अ ब्रेक ऑफ से 5 to 10 minutes एंड देन विल स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, उसका प्रोसेस ये करेंगे कि पहले हम जो है वो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और देन वील मूव ऑन टू दी, फिर ऑनलाइन को हम यहाँ से आउट कर देंगे और फिर जस्ट बी हैविंग दी प्रेजेंटेशंस ऑफ दी इन हाउस पार्टिसिपेंट्स। और चूंकि इसमें आपकी प्रेजेंटेशन पे मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, आई जस्ट ग्रेड यू कि क्या किया है। जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा लिया, आपने सुनना था सुन लिया। अब आप जो कहेंगे मैं वो सुनूंगा, उस पर आपको ग्रेड करूंगा। बाकी पेपर आपका सामने आ जाएगा इंटर्म एग्जाम, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है। उसमें अगेन पॉइंट यही है कि वो वही चीज़ें होंगी जो हमने क्लास में कवर की हैं, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। इट वुड बी क्लोज नोट्स, क्लोज लैपटॉप, क्लोज मोबाइल फोन। नोट्स को रिवाइज करें, पेपर देने आ जाए। कोई चीज़ ऐसी रट्टे वाली नहीं पूछूंगा मैं, रेगुलर चीज़ें पूछनी है, आपके टॉपिक्स में से पूछनी है जो आप लिख सकते हैं, जो आपको पता है आप वही लिखेंगे। सो कोई पेपर शेपर लाने की जरूरत नहीं है। क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, बोथ फॉर इन हाउस एंड फॉर दी DL स्टूडेंट्स। ठीक है, सवाल वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। पेपर आपके पास होगा, उस पेपर पे ही जवाब लिखने हैं, जो स्पेस दी हुई है उसके अंदर। कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैंने 3 लाइनों की जगह छोड़ी है तो 3 लाइन के अंदर जवाब दे दें और पेपर आपने वापस कर देना। ठीक है जी, दिस इज सेम फॉर दी DL स्टूडेंट्स एज वेल। मेरी आपको अगर आवाज आ रही है सब लोगों को तो सर लेक्चर्स कौन से इंक्लूड होंगे सर इसमें फनी टर्म में? सर लेक्चर सारे जो हमने इस पूरे कोर्स में कवर किए हैं उनके अंदर से सवाल आएंगे।
सर बिल्कुल ठीक। ठीक है, और ठीक है। आपने सारे माशाल्लाह कवर किए हुए हैं, तो एक दफ़ा उनको अगर नोट्स बनाए हैं तो आप गो थ्रू कर लें, नोट्स के अंदर से देख लें। और मतलब एक सवाल सिंपल मैं आपको इस तरह से, एक सवाल ऐसा हो सकता है जी कि राइट डाउन द नेम ऑफ योर सुपरवाइजर। तो इसके लिए याद करने की तो जरूरत तो नहीं है, आपको पता है व्हाट इज द जी टाइटल ऑफ योर रिसर्च, यू नो इट। सो इस तरह के सवाल सर। होंगे जो कि यू कैन रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली इफ यू हैव पेपर का रेफरेंस भी। अगर एक पेपर का आपका अपना पेपर है तो आप लिख ही सकते हैं कि मेरे फलां ऑथर्स थे, ये टाइटल है। मेरे ख्याल में इतने दफा आपने उसको पढ़ा होगा कि आप अपने पेपर का रेफरेंस भी दे सकते हैं जो बेसलाइन पेपर है। वो डेफिनेटली एक सुटेबल आपने जवाब दे दिया, अगर एक पैटर्न फॉलो कर लिया एज पर द टॉट टीचिंग्स इन द क्लास। तो कोई ऐसा, मुझे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बिल्कुल डॉट्स एंड कॉमर्स तक मैं चेक करूंगा, बट आई जस्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि ये ठीक है। अगर आप, मैं रेफरेंस आपको कहता हूँ जी कि अपने बेसलाइन का रेफरेंस दे, और आप रेफरेंस ऐसे शुरू करते हैं कि जी पहला चीज लिखते हैं जर्नल का नाम ये है, या लिख देते हैं पहले पेज नंबर्स, तो मुझे समझ आ जाएगी जिसने तो पढ़ा ही नहीं है, ये लेक्चर ही नहीं सुना। तो जिसने लेक्चर सुना होगा वो एटलीस्ट पैटर्न तो ठीक फॉलो करेगा ना। बेशक ऑथर याद नहीं है तो अकल का तकाजा क्या, आप लिख दें XYZ या वेरियस ऑथर्स, हमने ये बातें भी की ना सारी। तो नाउ इट विल डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। आई जस्ट चेक the thing that you have gone through the lectures. This is all what I want to get feeling from your paper. वो पता चल जाएगा। तो again I repeat, close book, close notes, close laptop, close mobile phone। पेपर होगा, पेपर उन्हीं में से होगा जो हमने क्लास में कवर किया है। और दूसरा ये कि आज आपकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट है कि हर एक के पास होंगे, 10 मिनट से ऊपर आई जस्ट स्टॉप इट आफ्टर 10 मिनट्स। और 10 मिनट में आपने फोकस करना है लिटरेचर रिव्यू वाले पार्ट के ऊपर, कम ध्यान देना है बाकी चीज़ों पे, और फिनिश इट ऑफ, यू विल बी ग्रेडेड। सही है। सो एनीबडी हु डजंट वांट टू गिव प्रेजेंटेशन टुडे, प्रेफरेबली सब दे दे ताकि दे आर फ्री। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में अच्छा रिव्यू। ठीक हो गया। अगर कोई सर बंदा ऐसा सेम है जो हियर सर। नहीं देना चाहता आज, तो उसके लिए आई कैन गिव हिम और हर सम लेवरेज। बट फिर वो एग्जाम उसका, मैं जिस टाइम पे कहूंगा उस टाइम पे उसको आना पड़ेगा या अपीयर होना पड़ेगा। जो ऑनलाइन सर है, ठीक देखिए मैं आपके, अब आप मुझे मशवरे ना देंगे, मैं एग्जाम वाले दिन आऊंगा तो आपको दे दूंगा। यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। इफ आई टेल यू कि जी नहीं आप फ्राइडे को आ जाएं, तो आप फ्राइडे को आना पड़ेगा। तो या तो आज दे दीजिए आप, अगर आज प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता कोई, तो देन ही और शी हैज टू listen or agree to the timelines which I give them, which may be next week, same day, Sunday, or maybe 1 week ahead of it, maybe on Saturday, maybe on Friday। वो मैं अपने अपने कंफर्ट के लिहाज से आपको बताऊंगा। सही है। सो जो ऑन है ठीक है। कैंपस स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली प्रेजेंटेशन देंगे, जो डिस्टेंस लर्नर्स हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं। आना चाहे तो आ जाए, मुझे कोई, इट इज ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट फिजिकली, फेस टू फेस। बट अगर देयर सम इशू, दे आर फार अवे, या वो नहीं आना चाहते, दे हैव नो इशू, तरीका ये होगा कि दे विल स्विच ऑन देयर वीडियो पार्ट, एंड आई डोंट गेट दिस फीलिंग दैट दे आर रीडिंग फ्रॉम देयर सम स्क्रिप्ट। प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सामने अपनी स्क्रीन पे देखिए, अपनी प्रेजेंटेशन दें कंफर्टेबल तरीके से, एंड गेट अवे विद इट। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस नाउ। सर सो फॉर द टाइम बीइंग मुझे ये फीलर है कि एक शाह सलीम साहब, एक आयजा, और एक हमारी क्लास में मेहर साहब हैं। 3 लोग जो हैं वो आज प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, बाकी एवरीबडी इज जी रेडी। सर सर मैं भी कमरान सर। जी कामरान। सर मैं सर भी नेक्स्ट टाइम अरसलान। इंशाल्लाह सर। अच्छा जी, कामरान और अरसलान भी नहीं देना चाहते।